हेलो दोस्तों। आज हम जावा स्क्रिप्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हम शुरू करने वाले हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हमने फंक्शंस को इन डिटेल देखा था। ये वीडियो आने में थोड़ा लेट लगा है। ये क्यों लेट लगा इसको हम वीडियो में अभी बताने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो अरे होने वाला है, ठीक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप लोगों से भी है कि अगर आप सिर्फ अरे का सिंटेक्स सीखने आए हैं तो ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा अलग होगा, ठीक है। क्योंकि आज हम सिर्फ अरे क्या होता है, क्यों पढ़ेंगे, और हम ये भी इसके साथ साथ केवल इतना नहीं समझने वाले हैं, हम और भी चीजें समझने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें हम समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे अरे बना ही क्यों। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी में अरे कैसे स्टोर होता है। अरे फास्ट क्यों होता है। इंडेक्स जीरो से ही क्यों स्टार्ट होती है हमारे जो जावास्क्रिप्ट के अरे में, और भी बहुत जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनके अरे में। जावास्क्रिप्ट अरे दूसरी लैंग्वेज से अलग क्यों है। ये सारी चीजें हम शुरू करने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है। तो इसको हम पहले सबसे पहले समझते हैं कि अरे की जरूरत क्यों पड़ी। अगर हमारे पास अरे की जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अरे की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी हमें, ठीक है। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सिंपल एग्जांपल क्या है, अगर मुझे एक स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है, मान लीजिए मुझे एक स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है, जैसे लेट स्टूडेंट, तो हमें सिंपल काम है स्टूडेंट वन, और उसकी वैल्यू में कुछ जैसे नाम मेरा है, सिंपल सा नाम मुझे स्टोर करना था, मैंने स्टोर कर लिया। ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने हमें कहा गया एक स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है, हमने वेरिएबल्स बनाया और सिंपल एक स्टूडेंट का नाम हमने स्टोर कर दिया। अब मान लो मुझे 5 स्टूडेंट जो स्टूडेंट है उनके नाम को स्टोर करना है। 5 स्टूडेंट के नाम को स्टोर करना है, तो क्या हम कर सकते हैं, सिंपल ऐसे लेस्ट स्टूडेंट वन की जगह पे टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसी का भी नाम। देन मैं डुप्लीकेट कर दूंगा इनको, 5 स्टूडेंट, इस तरीके से। यहाँ पे मैं नेम चेंज कर दूंगा, सिंपल नेम को मैं चेंज कर दूंगा। कोई भी नाम आप दे सकते हो ऐसे सिंपल, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूँ, कुछ भी आप लिख दिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने 5 स्टूडेंट के वैल्यू को, यानी 5 स्टूडेंट को स्टोर करा दिया। अब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन अगर स्कूल में जैसे अभी स्कूल में हमसे कहा गया एक स्टूडेंट हमने स्टोर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 5 स्टूडेंट कहा गया हमने स्टोर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर स्कूल में 5000 स्टूडेंट हो, 5000 स्टूडेंट हो जाए तो क्या तुम लिखेंगे, तो क्या हम ऐसा लिखेंगे। इसको 5000 टाइम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू स्टोर द स्टूडेंट डेटा। इसीलिए ये जब आप करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। आप सोचो, अमेज़न के पास लाखों प्रोडक्ट होते हैं। आपने देखा होगा अमेज़न की वेबसाइट, उस पे लाखों प्रोडक्ट होते हैं, तो क्या वो इस सिनेरियो को फॉलो करता होगा कि बार-बार हर एक प्रोडक्ट के लिए एक स्टोर करता होगा, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग वेरिएबल्स बनाता होगा? अगर लाखों प्रोडक्ट, लाखों वेरिएबल्स बनाया होगा, ऐसा किया होगा? ऐसा नहीं किया होगा। आप व्हाट्सएप के पास देखे होंगे कि हज़ारों मैसेज हैं, बहुत सारे मैसेज आप करते हैं, तो क्या हर एक मैसेज के लिए आपको वेरिएबल्स में स्टोर होंगे? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है हमारा अरे, ठीक है? इसी प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है हमारा एरे। अगर मुझे मल्टीपल डेटा को स्टोर करना, मल्टीपल स्टूडेंट स्टोर करने, मल्टीपल इंस्टाग्राम की जो पोस्टेस होते हैं, पोस्ट होते हैं, व्हाट्सएप की जो मैसेजेस होते हैं, और अमेजोन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उन सब में अरे का यूज होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं, पहला तो हमें समझ में आ गया कि अरे क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें इस तरीके से नहीं फॉलो करना है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट हो जाएंगे तो हम ये वाला मेथड नहीं फॉलो करेंगे। हम एक सिंगल वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। अब अरे होता क्या है, सबसे पहले अरे की डेफिनेशन अब समझते हैं। देखिए, अगर अरे की डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, सिंपल सा काम है अरे की डेफिनेशन। देखिए, अरे होता क्या है, अरे एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर होता है। अरे क्या है, एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल वैल्यू को एक ही वेरिएबल्स के
अंदर ऑर्डर फॉर्म में स्टोर करता है। क्या बोला हमने? अरे क्या है? एक अरे एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है जो मल्टीपल वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। लेकिन वो स्टोर किस फॉर्म में होता है? ऑर्डर्ड फॉर्म में। ठीक है, ये याद रखना, ऑर्डर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से अरे क्या करता है? एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है और एक स्पेशल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अरे क्या है? सिंपल सा क्या है अरे? एक एक बॉक्स आप बोल सकते हो, एक बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स है। एक तरीके से अरे क्या है? एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज रख सकते हैं। जैसे एक बॉक्स हमने लिया खिलौने का बॉक्स, तो उसके अंदर बहुत सारे खिलौने हम रख सकते हैं। तो खिलौना क्या है? बहुत सारे वैल्यू हैं, जो जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, स्टूडेंट का डेटा है। और जो अरे हमारा एक बॉक्स है जिसके अंदर हम ऑर्डर्ड वे में सारे वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, यही आपका अरे है। जैसे मैं इस एग्जांपल को अगर अरे से बनाऊं तो सिंपल हम कैसे बनाते हैं अरे? लेट स्टूडेंट्स नाम से एक मैं अरे बना लूंगा और उसके अंदर अरे को मैं इस तरीके से बनाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख दूंगा सिंपल पहला नाम, दूसरा मेरा स्टूडेंट था जो का अरविंद, तीसरा मेरा स्टूडेंट था रोहित, और चौथा मेरा स्टूडेंट था मोहन, और पांचवा मेरा स्टूडेंट जो था वो नेहा। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक सिंगल वेरिएबल्स का यूज किया और इन पांचों स्टूडेंट को स्टोर करा दिया। यही है आपका अरे, यही है अरे। यही आपका फायदा देता है कि हमने एक सिंगल वेरिएबल्स बनाया और बहुत सारे डेटा, इसके और सारे भी डेटा हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अरे है। ठीक है, तो आपको अरे जरूर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अरे के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जब आप अरे पढ़ते हैं, हमने देखा था कि वेरिएबल्स का मेमोरी स्टोरेज कैसे होता है, कहाँ पे जाके स्टोर होता है। तो अरे की मेमोरी कैसे स्टोर होती है उसको समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप अगर इस चीज को समझ गए ना, मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है अरे का, तो आप अरे को एक नेक्स्ट लेवल पे जाकर समझ सकते हैं और अरे को एक नेक्स्ट लेवल पर देख पाएंगे अपने आप को। ठीक है, तो मेमोरी लोकेशन हमें समझना, मेमोरी जो है अरे का जो मेमोरी है वो कैसे होता है। ठीक है, इसको समझना इम्पोर्टेंट है। चलिए हम अरे वाले मेमोरी को समझते हैं। ठीक है, जैसे आपने, जब हम लिखते हैं सिंपल, ये जो लेट लिखा हमने और हमने लिखा ARR, एक सिंपल सा अरे लिया। इसके अंदर जब हम ऐसे लिखते हैं 10 20 30, सिंपल सा लिखा, तो वैल्यू जाती कहाँ होगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि मेमोरी हमें देखना है तो सबसे पहले कहीं ना कहीं तो ये स्टोर हुआ होगा, पर ये जाती कहाँ है? यही एक सवाल है। ठीक है, क्या वेरिएबल्स के अंदर ये स्टोर होती है? क्या इसके अंदर स्टोर होता है? बहुत से लोग देते हैं भाई, इन जनरल हम बोल देते हैं कि ये जो वैल्यू है वो इसके अंदर सिंपली स्टोर हुआ है, ARR के अंदर। लेकिन दिस इज नॉट अ ट्रू, ये बिल्कुल ही गलत है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि ये जो वेरिएबल्स आपने बनाया है इसके अंदर नहीं स्टोर होता। ये आपको ध्यान में रखना है, इस वेरिएबल्स के अंदर हमारा डेटा स्टोर नहीं होता। इन जनरल आप बोल देते हैं। ठीक है, तो पहला तो मिथ आपका दूर हुआ कि ये जो वैल्यू है ये आपके ARR के अंदर नहीं स्टोर होता। ठीक है, ये इसके अंदर वैल्यू नहीं जाती सबसे पहले। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले क्या समझनी होगी? मेमोरी समझनी होगी। ठीक है, तो हमने आपको थोड़ा सा मेमोरी को, एक बार मैं मेमोरी क्या होता है उसको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए, जब आप प्रोग्राम रन करते हैं, कोई भी प्रोग्राम, मैंने ये जैसे ये प्रोग्राम बनाया, जब इस प्रोग्राम को आप रन करते हो ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को रैम का एक हिस्सा देता है। ये क्या है? समझते हैं इसको। देखिए, जब आप ये प्रोग्राम रन किए तो जो हमारा OS है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या करता है? हमारे जो प्रोग्राम होते हैं ना, सिंपल सा है कि हमारे जो प्रोग्राम होते हैं
उनके लिए एक रैम का हिस्सा देता है। एक रैम का हिस्सा एलोकेट कर देता है जब आप एक प्रोग्राम रखते हो, और ध्यान से सुनना, हर एक प्रोग्राम फाइल के लिए अलग-अलग प्रोग्राम होता है, मतलब अलग-अलग मेमोरी लोकेशन होते हैं। सब प्रोग्राम के लिए एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन दिया जाता है। तो जहाँ पे ये प्रोग्राम जो हमने रन किया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर एक प्रोग्राम का हिस्सा इसको दे देगा, ठीक है? ये सिंपल सा मीनिंग है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को रैम का एक हिस्सा देता है। उसी रैम के अंदर जावास्क्रिप्ट इंजन अपना डेटा स्टोर करता है। ध्यान से समझना इस लैंग्वेज को। मैंने क्या कहा? जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, सिंपल सा, मैं जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उस प्रोग्राम के लिए उस प्रोग्राम के लिए रैम का एक हिस्सा एक हिस्सा या बोल सकते हैं एक हिस्सा दे देता है हमारे प्रोग्राम को, ठीक है? हमारे प्रोग्राम को दे देता है उसी रैम के अंदर। ध्यान से समझना। फिर हम क्या करते हैं? उसी रैम के अंदर जावा स्क्रिप्ट इंजन, हमने पढ़ा था जावा स्क्रिप्ट V8 इंजन, ठीक है? जावा स्क्रिप्ट इंजन, हम इंजन जो होता है वो अपना डेटा स्टोर करता है। तो आपको ये इसके अंदर स्टोर नहीं होता। जब भी हम कोड रन करते हैं, तो सिंपली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोग्राम को एक हिस्सा दे देता है रैम के अंदर, और उसी रैम के अंदर हमारा जो जावा स्क्रिप्ट इंजन है वो उस डेटा को स्टोर करता है। समझ में आ गई ये चीज? कंसेप्चुअली मेमोरी के दो पार्ट्स हमने समझा था कि जो हमारे मेमोरी हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं। एक तो हमारा होता है क्या? पहला जो पार्ट होता है वो हमारा स्टैक होता है, हमने समझा था स्टैक। इससे पहले भी हमने देख चुके हैं इसको। स्टैक होता है, एंड देन दूसरा जो हमारा पॉइंट वो था हीप। तो ये दो मेमोरी हमारे पास होती हैं, ठीक है? नोट, जब हम मॉडल है जैसे लर्निंग के लिए होता है, जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिकेशन एग्जैक्ट मेमोरी लेआउट डिफाइन नहीं करता, और इंजन जैसे B8 इंटरनली ऑप्टिमाइज करते हैं। दिस इज, ये जो हमने अभी बताया कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो वो हमारी मेमोरी को नहीं डिसाइड करता, जबकि B8 इंजन इंटरनली ऑप्टिमाइज करता है। जो हमारा B8 इंजन है, जो ब्राउजर के पास B8 इंजन है, वो हमारे मेमोरी को इंटरनली डिफाइन करते हैं, जावा स्क्रिप्ट नहीं करता है, ठीक है? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट हमें पता है वो एक सैंडबॉक्स के अंदर रन करती है, वो उसका डायरेक्ट एक्सेस रैम के साथ नहीं होता है। यही एक सिक्योरिटी रीजन थी। जब हम C++, जब मैंने पहले पहला लेक्चर पढ़ाया था, तो वहां पे हमने बताया था क्यों जावा स्क्रिप्ट, तो सिक्योरिटी यहीं से दूर हुई थी। सैंड बॉक्स के अंदर ही रन कराता है, वो हमारे रैम तक नहीं जाने देता जावा स्क्रिप्ट, ठीक है? जावा स्क्रिप्ट रैम तक नहीं जा पाती, या हमारे कंप्यूटर या हार्डवेयर तक उसका एक्सेस नहीं होता है। तो इसीलिए वो जावा स्क्रिप्ट इंजन करता है जाके, ठीक है? जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज जाके नहीं करती है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैक मेमोरी, ठीक है? तो ये समझना बहुत जरूरी है, स्टैक मेमोरी, क्योंकि इसको अगर आप समझोगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? स्टैक मेमोरी क्या होता है? यहाँ मोस्टली हमने देखा था कि स्टैक मेमोरी जो होता है एक छोटा सा हिस्सा होता है। बेसिकली यहाँ पर केवल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के वैल्यू स्टोर किए जाते हैं। जैसा हमने प्रिमिटिव में बताया था, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ये सब क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। इनको डायरेक्टली स्टैक के अंदर ही स्टोर किया जाता है। तो जनरली स्टैक टाइप, यानी जनरली जो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर होते हैं, ठीक है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स स्टोर होते हैं। तो जब प्रिमिटिव डेटा जो होते हैं वो हमारे स्टोर होते हैं, जैसे मैंने लेट एक वेरिएबल बनाया एज, और ये हमारा 20 या 22 जो भी हमने कर दिया, ठीक है? अब होगा क्या कि स्टैक के अंदर सिंपली एक स्टैक मेमोरी होगी। इस स्टैक मेमोरी के अंदर ही हमारा एज नाम से वेरिएबल बनेगा, उसकी वैल्यू डिफाइन हो जाएगी 22। तो बेसिकली ये स्टैक के अंदर ही बनता है और स्टैक के अंदर ही खत्म हो जाता है, ठीक है? इसके लिए अलग से या रेफरेंस ये सब नहीं बनता, क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्टली कंपेयर होता है, वैल्यू से ही कंपैरिजन करता है, और स्टैक के अंदर ही ये डेटा स्टोर होता है, क्योंकि ये एक छोटी वैल्यू है, ठीक है? तो यहाँ पर हम आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये केवल स्टैक के अंदर स्टोर होता है, ठीक है? अब हमारा आता है दूसरा जो वो है हमारा हीप मेमोरी, ठीक है? हीप मेमोरी क्या होती है? ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आप अरे पढ़ रहे हैं तो ये मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम
हीप मेमोरी देखते हैं, तो हीप मेमोरी बेसिकली क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स या कॉम्प्लेक्स वैल्यू को स्टोर करता है। हीप मेमोरी एक लार्ज स्टोरेज होता है जहां पर हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप स्ट्रक्चर को स्टोर करते हैं। जैसे ये क्या करता है, सिंपल अगर देखें तो कॉम्प्लेक्स डेटा को, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर करता है, ठीक है। स्टोर करता है जैसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखा होगा, ऑब्जेक्ट में ही आपका अरे आ जाएगा, फंक्शन आ जाता है इसी के अंदर। ये सारे डेटा क्या होते हैं, कहाँ पे स्टोर होते हैं, एक्चुअल में हीप के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये हीप के अंदर जाके स्टोर होते हैं, ये आपको दिखाना है। पर कंसेप्चुअली होता कैसे है, देखिए यहाँ पर दोनों का रोल होता है, हीप और स्टैक दोनों का रोल होता है। होता क्या है, जैसे आपने लेट एक वेरिएबल बनाया, ये जो ए आर एज, ये आपने बनाया है, तो बेसिकली जब एज क्रिएट होता होगा, ये मेमोरी के अंदर, अभी तो ये क्या है, ये सिंपल स्टैक के अंदर रख दिया। अगर मैं एक अरे बनाता हूँ और यहाँ पे मैं रख देता हूँ 2 3 4 5, तो ये बेसिकली क्या करता होगा, ये मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होता होगा, ये सबसे पहले क्या करता है, इसके लिए मेमोरी एलोकेट करेगा कहाँ पर, हीप के अंदर। ये अब डेटा नॉर्मल नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है, हमारे मल्टीपल वैल्यू को ले रखा है। तो यहाँ पर स्टोर करने के लिए हमें हीप मेमोरी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टोर कहाँ होगा, हीप के अंदर। तो हीप के अंदर ये स्टोर होने वाला है हमारा ए आर आर। तो ए आर आर जो है वो एक्चुअल अरे कहाँ पर होगा, हीप के अंदर होगा। अब जब हम इसको स्टोर कराएंगे तो मुझे कोई ना कोई तो एड्रेस मिलेगा, मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। जैसे मान लो मुझे मेमोरी एड्रेस मिला 22, ऐसे कुछ मिला मैंने, ऐसे कुछ मेमोरी एड्रेस हमको मिला, ठीक है। तो जब हम हीप मेमोरी के अंदर इस अरे को स्टोर करेंगे तो हमें कोई मेमोरी एलोकेट होगा, तो वहां पे कोई मेमोरी एड्रेस या उसकी आइडेंटिटी हमको मिलेगी ना, आइडेंटिटी मिलेगी। उसी आइडेंटिटी को, ये जो आइडेंटिटी हमको मिली है ना, ये एक्चुअल में कहाँ होता है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आइडेंटिटी मिली है, स्टैक के अंदर होता है, स्टैक के अंदर, अंदर ये जो मेमोरी एड्रेसेस हैं उसका रेफरेंस, ये हमारा स्टैक के अंदर होता है। सिंपल, ये स्टैक के अंदर होगा। मतलब एक्चुअल अरे कहाँ पर होने वाला है, मैं इसको आपको समझाता हूँ। एक्चुअल अरे हीप में होगा, हीप में होगा, और उसका रेफरेंस, रेफरेंस या मेमोरी एड्रेस स्टैक के अंदर होता है, अंदर होता है, ठीक है। अगर इसको हम समझें तो स्टैक के अंदर बेसिकली क्या होगा, देखते हैं, मैं समझाता हूँ आपको। एक सिंपल सा हम डायग्राम बना के हम इसको समझाते हैं, ठीक है। इसकी हमारा मान लीजिए स्टैक है, स्टैक के अंदर बेसिकली होगा क्या, रेफरेंस होगा, ठीक है, रेफरेंस, रेफरेंस, ये रेफरेंस होगा। और स्टैक के अंदर जो रेफरेंस होगा वो किसका रेफरेंस होगा, हीप के अंदर जो मेमोरी के अंदर एक्चुअल अरे है, के अंदर जो एक्चुअल अरे है, उसी अरे का क्या होगा, रेफरेंस होता है। एक्चुअल वैल्यू हमारा कहाँ होता है, हीप के अंदर, लेकिन उसका रेफरेंस स्टैक के अंदर रखा जाता है। क्लियर है, यानी जब वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू नहीं है, यानी जैसे हमने क्या किया, हर एक वैल्यू को अलग अलग एड्रेस रेफरेंस मिलता है, एक्चुअल अरे हीप में होता है। मैंने समझाया आपको कि एक्चुअल अरे कहाँ होता है, हीप के अंदर होता है, और बाकी जो रेफरेंस होता है वो हमारा स्टैक के अंदर होता है, ठीक है। अब रेफरेंस क्या होता है, जैसे रेफरेंस क्या है, हमने इसका ये जो एड्रेसेस है इसको केवल किसके अंदर रखा है, स्टैक के अंदर रखा है, बाकी एक्चुअल डेटा इस अरे के अंदर है। तो यानी अरे का जो मेमोरी एड्रेस है ना, मेमोरी एड्रेस है, वही उसका रेफरेंस हो गया। यानी मेमोरी एड्रेस किसका रेफरेंस है, उस अरे का है। तो उस अरे का जो रेफरेंस है वो मेमोरी एड्रेस है, उसको हमने कहाँ स्टोर किया, स्टैक के अंदर। यही होता है आपका बेसिकली रेफरेंस। अब रेफरेंस को समझते हैं थोड़ा ध्यान से, ठीक है। मैं एक सिंपल सा लेता हूँ, लेट ए आर आर वन, ए आर आर, इसको मैं थोड़ा कवर्ड करता हूँ, ठीक है। ए आर आर वन, और इसको मैंने कर दिया 2 4 5 7, और इसके बाद मैंने ए आर आर टू में सिंपल मैंने क्या किया, लेट ए आर आर टू में मैंने ए आर आर वन को रख दिया। यही करने वाले हैं, मतलब हमने क्या किया, सिंपल ए आर आर टू को ए आर आर वन के अंदर रख दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, कंसोल डॉट लॉग कराऊं, ए आर आर टू, अभी मैं समझाता हूं आपको, ए आर आर टू सेव करेंगे,
इस तरीके से आप सेव कर सकते हो। कैसे आपको काम करना है, जिस तरीके से ये हमारा एरे क्या हुआ, इस ए सॉरी दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। ये जो ए आर आर टू है वो ए आर आर वन की वैल्यू ए आर आर टू के अंदर हमने रख दी। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो क्या होगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आपको वही अरे दिखाई देगा। ठीक है, अरे इसके अंदर ये सिंपल उठ के यहाँ पर आ गया। यहाँ पर रेफरेंस क्या होता है, देखिए ये दोनों अरे क्या है, सेम है, यानी ए आर आर की वैल्यू ए आर आर टू के इक्वल है। अगर मैं इसको चेक करूं, ए आर आर वन मैंने चेक किया और मैं इसको रन करता हूँ सिंपली। ठीक है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आपको ट्रू देगा। मतलब बेसिकली इनका रेफरेंस किसी सेम ऑब्जेक्ट को, मतलब सेम एड्रेस पॉइंट, मेमोरी एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे होंगे। क्योंकि अगर मेमोरी एड्रेसेस चेंज होगी तो ये कंपेयर करके क्या दिखाएगा, बेसिकली ये दिखाएगा भाई ये डिफरेंट है, मतलब ये अलग है, और फॉल्स देता। पर यहाँ पे रेफरेंस टाइप इनका सेम है, यानी रेफरेंस इनका सेम है। मतलब हम समझाने वाले हैं, कुछ लोग सोचेंगे, बेसिकली कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैंने ए आर आर दिया और ए आर आर वन को ए आर आर टू के अंदर रखा, तो कुछ लोग सोचेंगे कि क्या ये कॉपी बन गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कॉपी नहीं बनी है। कॉपी क्या होता है, और फिर मैं कहूंगा आपको रेफरेंस टाइप क्या होता है, समझाते हैं इसको। लेकिन कॉन्सेप्चुअली क्या हुई, दोनों का अरे दोनों सेम जगह देख रहे हैं। मतलब इनका जो देखने का तरीका है, ए आर आर वन और ए आर आर टू दोनों सेम अरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये जो ए आर आर वन है, ये भी सेम क्या कर रहा है, इसी को पॉइंट आउट कर रहा है, यानी टू कामा फोर कामा फाइव कामा सेवन। और ये जो हमारा ये है, ये भी उसी को पॉइंट आउट कर रहा है, ए आर आर टू भी। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम अरे को पॉइंट, सेम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, यानी सेम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अरे भी एक तरीका का ऑब्जेक्ट है, तो क्या कर रहे हैं, ये सब सेम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि ए आर आर वन भी सेम ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ए आर आर टू भी सेम ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि हमने ये पूरी ए आर आर वन की वैल्यू उठा के कॉपी कर दी इसके अंदर, पर ऐसा नहीं हुआ है। दोनों सेम देख रहे हैं, इसलिए जब आप चेंज करके देखिएगा, अगर हम इसके डिफरेंस को देखें, जैसे ए आर आर टू के इंडेक्स नंबर जीरो पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, 20 कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ए आर आर वन को, तो आप देख पाएंगे सबसे पहले नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आप देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया, यानी ए आर आर वन के अंदर भी चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने देखा ना, रेफरेंस दोनों का सेम है, रेफरेंस दोनों का सेम है, एक ही अरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसलिए जब आप इसमें चेंज करेंगे तो भी इसी में रिफ्लेक्ट होगा, जब आप ए आर टू में भी चेंज कर रहे हो तो सेम इसमें ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो दोनों के रेफरेंस सेम है। अब आपको समझ में आ रहा है रेफरेंस क्या होता है। मैंने दो चेंजेस किया, कुछ भी चेंजेस इसके अंदर करेंगे ए आर आर वन में तो वो भी रिफ्लेक्ट होगा इस मेन अरे के अंदर जाके। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास उसका सेम रेफरेंस है, कॉपी नहीं बनी, सिर्फ एड्रेस कॉपी हुआ है। बहुत ध्यान से समझना, हमने बताया ना इसका जब मेमोरी लोकेट होगा तो एड्रेसेस बनेंगी, वो एड्रेसेस स्टैक के अंदर गया होगा। अब स्टैक क्या करता है, इन दोनों को सेम, जो रेफरेंस है इनका, वो सेम ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे होंगे, सॉरी कॉपी नहीं, सेम ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे। तो दोनों का सेम जब रेफरेंस होगा तो कोई भी चेंजेस आप करोगे तो दोनों में रिफ्लेक्ट होना होता हुआ दिखेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान में रखना है, केवल मेमोरी एड्रेसेस ही क्या हुई हैं, कॉपी हुई है, इसका एक्चुअल वैल्यू कॉपी नहीं होता। ठीक है, रेफरेंस कॉपी हुआ है। क्लियर हो गई, समझ में आ गई ये चीजें आपको। तो मेमोरी आपको समझ में आ गई कैसे एलोकेट होती है। देखिए नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं इंडेक्स क्या होता है, ये भी समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अरे के अंदर आपको इंडेक्स समझना इंपॉर्टेंट है। अरे के अंदर हर एक एलिमेंट को एक नंबर मिलता है। आपने देखा होगा कि हर एक एलिमेंट कोई पोजीशन पे होता है, तो ये इंडेक्स बेसिकली एलिमेंट के पोजीशंस को बता रहा है। जैसे हमने एक अरे बनाया था, लेट ए इक्वस ए आर आर इक्वस टू, मैंने 2 4 5 6 7 ऐसे कुछ बनाया था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है, ये 2 4 5 6 6 7, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है,
तो हमने देखा उसी जैसे हमने हर एक एलिमेंट एक पोजीशंस पे होता है, तो एलिमेंट का पोजीशन ही हमारा क्या है, वो इंडेक्स होता है कि हर एक एलिमेंट का पोजीशन अलग होगा, उसको हम डिफाइन करते हैं इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। तो इंडेक्सेस बेसिकली क्या होगा, इंडेक्सेस एलिमेंट का पोजीशन ही है, एलिमेंट का पोजीशन, सिंपल, ठीक है। बहुत लोग एलिमेंट के पोजीशन को डिफाइन करता है, ठीक है। अब सिंपल मुझे बताना है कि इंडेक्स, जैसे जीरो पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, टू, और जो हमारा टू पोजीशन पे कौन बैठा हुआ, वन पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, वो हमारा है फोर। एंड उसी तरीके से टू पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है फाइव। एंड थ्री पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, 67। तो ये जो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, यही क्या है, हमारे इंडेक्सेस हैं, और ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट की पोजीशन को बता रहा है, तो वही हमारा इंडेक्स होता है। इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है, जीरो से स्टार्ट करता है और चलता जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा इंडेक्स क्या होता है। अब पॉइंट मैंने कहा कि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होती है, तो क्या आपने सोचा जीरो से ही क्यों स्टार्ट हुई, वन से भी स्टार्ट हो सकती थी, टू से भी स्टार्ट हो सकती थी, थ्री से भी स्टार्ट हो सकती थी, पर ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा जो इंडेक्स है वो जीरो से क्यों स्टार्ट होता है। देखिए इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स का क्या मतलब है, सिंपल मैं इसे पूछता हूँ, अगर दूसरे लैंग्वेज में, अगर मैं दूसरी तरीके से बताऊं, इंडेक्स का जो मतलब है कि बेस एड्रेस कितना ऑफसेट डिस्टेंस, ऑफसेट है, मतलब जब हम इंडेक्स निकालते हैं तो सिंपली उसको हम इस तरीके से निकालते हैं, एक फार्मूला ध्यान में रखते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है वो देखते हैं, फार्मूला, फार्मूला सबसे पहले हम देखेंगे। जैसे हमारा एड्रेसेस फाइंड कैसे करते हैं, एड्रेस लिखते हैं, सिंपल मेरा पहला क्या होता है, बेस एड्रेस, बेस एड्रेस प्लस करते हैं जो हमारा इंडेक्स होता है, इंडेक्स प्लस जो हमारा एलिमेंट का साइज होता है, ठीक है, एलिमेंट, एलिमेंट साइज, क्लियर। तो जो फार्मूला हमारा होता है, इस फार्मूले के बेस पे ही हम इंडेक्स को डिसाइड करते हैं, इस फार्मूले के बेस पे ही हम क्या करते हैं, इंडेक्स को डिसाइड करते हैं कहाँ से इंडेक्स स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, देखिए कॉन्सेप्चुअली जो हमारा होता है, जब हम कोई डेटा स्टोर करते हैं, तो जैसे हम क्या करते हैं, बेस एड्रेस बेसिकली हम स्टार्ट कर देते हैं 1000, ठीक है। ये सिंपली जब होता है, जब हम कॉन्सेप्चुअली यही होता है, पहला जो हम बेस एड्रेस डिफाइन करते हैं 1000, यानी हर एक एलिमेंट का साइज अगर देखें कितना बाइट्स का है, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स ही तो है, ये 4 बाइट्स ही तो है, तो 4 बाइट्स से हर एक एलिमेंट का जो साइज है वो 4 बाइट्स का है, ठीक है। ये इससे क्लियर हो गया, एक बेस एड्रेस नॉर्मल और हर एक एलिमेंट का साइज 4 बाइट्स होगा। तो अगर मैं इसको निकालूं, इंडेक्स, पहला केस क्या होगा, इंडेक्स इक्वल्स टू अगर जीरो है, इंडेक्स इक्वल्स टू जीरो है, तो उस केस में हमारा जो बेस एड्रेस निकल, यानी जो हमारा एड्रेस है वो क्या निकल के आएगा, तो इसमें रखते हैं, इसमें पुट करते हैं, हमारा बेस एड्रेस कितना है, 1000, तो 1000 हो जाएगा, प्लस इसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा इंडेक्स, इंडेक्स मेरा जीरो है, प्लस एलिमेंट का साइज कितना है, एलिमेंट का साइज 4 बाइट है, सॉरी ये बेसिकली ये इंटू होता है, ये इंटू होता है, प्लस नहीं होता, इंटू होता है, ठीक है। तो जीरो इंटू, और बाइट्स कितनी है, 4, यानी इसका लेंथ, और इसका एक्चुअल एड्रेस कितना निकल के आ जाएगा, 1000 निकल के आ गया। यानी वो क्या कर रहा है, हमारे एक्चुअल मेमोरी एड्रेस, जब मेमोरी लोकेशन हमारी स्टार्ट हुई, वहीं पे पहला एलिमेंट तो बेस एड्रेस पे ही इंक्लूड हुआ, अगर मैं 1 कर देता तो मेमोरी हमारी कहाँ पहुंच जाती, समझ रहे हैं आप। तो वो हमारा, इसीलिए हमने जीरो से स्टार्ट किया ताकि इसका बेस एड्रेस मुझे मिले, यानी पहला एलिमेंट एक बेस एड्रेस में ही स्टोर हो। अब अगर मैं इंडेक्स 2 कर दूं, इंडेक्स 1 कर दूं, इंडेक्स की वैल्यू क्या कर दूं, 1 कर दूं, तो इस केस में क्या होगा, ये तो 1, अब क्या होगा कि हमारा मेमोरी एड्रेस कितना है, 1000, ये तो सेम बेस एड्रेस रहेगा, प्लस अब उसकी वैल्यू 1 हो गई है, इनटू कर देंगे, और हर एक एलिमेंट कितने बाइट्स ले रहा है, 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1004, तो दूसरा मेमोरी एड्रेस यहाँ पे होगा। ऐसे इंडेक्स 3 अगर मैं निकालूं, 2 निकालूं, तो इस केस में भी सेम वही कॉन्सेप्ट लागू होगा, 1000 प्लस, और अब मेमोरी 2 हो गई है, इसके बाद 4, और इसकी वैल्यू 1008, ये है एक्चुअल में।
तो इसीलिए हमने पहला एलिमेंट 0 ऑफसेट पर होता है। इसकी वजह बहुत इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करती हैं। तो यही रीजन है कि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती हैं, जीरो इंडेक्सिंग बेस्ड यूज करती हैं, ताकि हमें जो हमारा मेमोरी एड्रेस का फार्मूला है वो बेस एड्रेस यानी जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसी पे मेरा पहला एलिमेंट स्टोर हो। ठीक है, ये समझ में आपको आ चुका होगा कि इंडेक्सिंग कैसे डिसाइड होती है। ठीक है, चलिए मैं एक थोड़ा सा बताता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो अरे है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो अरे है वो इतना स्पेशल क्यों है, इतना स्पेशल क्यों है। जैसे हमने देखा होगा कि सी लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर मुझे कोई अरे इस जैसे कोई अरे बनानी है तो मुझे बताना पड़ता है कि मुझे किस टाइप के डेटा को उसके अंदर रखने हैं। जैसे मुझे इंटीजर टाइप के डेटा को रखना है तो मुझे इंटीजर टाइप पहले बताना पड़ता था, फिर उसके अंदर मैं केवल और केवल किसके इंटीजर टाइप के डेटा को रख सकते हैं। आप सी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि जिस तरीके के डेटा टाइप्स को हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि वो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, इसके अंदर डेटा टाइप्स चेंज हो सकते हैं। तो जब हम वहाँ पे अरे बनाते थे तो अगर मुझे स्ट्रिंग या कैरेक्टर टाइप डेटा स्टोर करनी है तो वहाँ पे हमें कैर कीवर्ड का यूज करके और पहले अरे को डिफाइन करते थे कि हमें कैरेक्टर के टाइप के डेटा को ही स्टोर करना है। अब आप उसमें नंबर अगर स्टोर करेंगे तो एरर आती थी। अगर आप केवल नंबर डिसाइड किए हैं तो नंबर की डेटा को स्टोर ही कर मतलब नंबर टाइप के डेटा को ही स्टोर कर सकते हैं। पर जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। यही आपकी जावा स्क्रिप्ट अरे को बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराता है। देखते हैं, जैसे लेट मैंने ए आर आर लिया, इसके अंदर आप सभी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आपको सारे कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर आपने नंबर ये स्टोर करें तो नंबर आप बना सकते हो, पर आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप डिफरेंट टाइप के डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर, मैंने नंबर स्टोर कर दिया, अगर मुझे इसके अंदर कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो मैं स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ। अगर मुझे इसके अंदर कोई बुलियन वैल्यू स्टोर करनी है वो भी स्टोर कर सकता हूँ। ऐसे आप इसके अंदर अनडिफाइंड भी स्टोर कर सकते हो। इसके अंदर आप नल टाइप के डेटाबेस डेटा को भी स्टोर कर सकते हो। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हो। इसके अंदर एक आप सिंपल अगर देखें तो एक सिंपल अरे भी स्टोर कर सकते हो। अगर मैं इसके अंदर एक फंक्शन भी करूं, फंक्शन और एक सिंपल सा ग्रीट फंक्शन मैंने ऐसे स्टोर कर दिया, तो ये भी आप स्टोर कर सकते हो। ये सारी चीजें आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ एरर आ रहा है, ये फंक्शन ऐसे नहीं स्टोर होगा, सॉरी। सिंपल एक फंक्शन जैसे हमने बनाया यहाँ कौन, एक फंक्शन बिल्कुल हम बना सकते हैं। जैसे एक फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया, फंक्शन ग्रीट, और इसको मैंने इसके अंदर सिंपल ऐसे लिख दिया और कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ, सॉरी कुछ भी मैं कर सकता हूँ, रिटर्न कर सकता हूँ, रिटर्न 1। तो ये फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो जब आप जावा स्क्रिप्ट एरे का यूज कर सकते हो। मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पे ARR को दिखाता हूँ। मैंने सेव किया, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये आपको एरर देगा सिंपली, दिस इज ऑलरेडी, मैंने पहले कहीं बनाया है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इसको दोबारा से नहीं बना सकते, अपडेट जरूर कर सकते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो अब आपको अभी भी कोई एरर आ रही है, लेट ए आर आर सिंटेक्स आइडेंटिफायर ऑलरेडी डिक्लेयर, कहीं और हमने डिक्लेयर किया शायद, एक और होगा हमारा, ये है एक पहले मेमोरी में भी डिक्लेयर किया गया है, तो इसको भी आप हटा दो, ये अब रन करेगा। ठीक है, सॉरी ऊपर हमने काम किया था, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये आपको अब रन करके दिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल डेटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकते हो अपने अरे के अंदर, यही आपके अरेज को स्पेशल बनाता है। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका काम होता है। अब चलिए हम थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं कि हमें अरे के अंदर जो डेटा है उसको एक्सेस कैसे करेंगे। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एक डेटा जैसे हमें एक्सेस करना है तो वो कैसे करेंगे। जैसे हमें एक सिंपल सा लेट ARR बनाया और इसके अंदर मैं
एप्पल, बनाना, और उसके बाद इसके अंदर मैं मैंगो रख सकता हूँ। तो अब अगर मुझे, सॉरी मैंगो की स्पेलिंग, अब मुझे अगर इनकी वैल्यू को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? सिंपल कंसोल डॉट लॉग, और मैं ए आर आर का, जो ए आर आर है उसका जीरो इंडेक्स रीड करेंगे। इस तरीके से आप वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। अब अगर इसको मैं रन करूं तो आपको एप्पल यानी जीरो इंडेक्स जो पोजीशन है उस पे ये चला जाएगा। अगर इस चीज को मैं वन करूं तो ये मेरा नोड, तो ये आपको बनाना दे देगा। ऐसे टू करोगे तो ये बनाना देगा, ठीक है, मैंगो दे देगा। इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब अरे के अंदर दूसरा मैं एक्सेस तो करना सीख लिया। अब मुझे अगर कोई अरे की वैल्यू को अपडेट करनी है तो वो कैसे कर सकता हूँ? जैसे मेरा इसको अपडेट करना है, ए आर आर, इस पोजीशन को यानी एप्पल की जगह मुझे ऑरेंज करना है, तो इसके इंडेक्स को पहले एक्सेस करेंगे, फिर मैं अपडेट कर दूंगा ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज। इस तरीके से तो अगर अब आप इसको क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग करोगे, ये ए आर आर को सेव करोगे, कॉपी करेंगे। अब आपको देखिए वहां पे बना ऑरेंज आपका इसको हो गया, यानी ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब तीसरा मुझे बताना है कि एरे की इंडेक्सिंग कैसे, जैसे मुझे एरे का साइज पता करना है। कोई भी एरे है उसका मुझे लेंथ पता करना है कि कितने लेंथ का होगा। जैसे ये एरे है तो इसको मुझे इसका लेंथ पता करना है, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, कितना लेंथ होगा। तो मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और इसके अंदर फंक्शन होता है लेंथ नाम का, ठीक है। तो ए आर आर डॉट लेंथ, एल ई एन जी टी एच, लेंथ। इससे क्या पता चल जाएगा, उस एरे का लेंथ पता चल जाएगा, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आपको थ्री लेंथ पता कर दिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लेंथ क्या है, वो इसके लास्ट इंडेक्स को बता रहा है, पर ऐसा नहीं है दोस्त। लेंथ और इंडेक्स दोनों अलग अलग पार्ट है। जब आप लेंथ क्या बता रहा है, देखिए लेंथ जो आपका बता रहा है वो टोटल एलिमेंट बता रहा है, टोटल एलिमेंट। ये टोटल एलिमेंट को बताता है कितने एलिमेंट हमारे एरे के अंदर है, ठीक है। तो लेंथ प्रॉपर्टी क्या बता रही है, टोटल एलिमेंट को बता रही है। जबकि हमारा जो लास्ट, जो इंडेक्स होता है, यानी जो लास्ट इंडेक्स होता है, वो बेसिकली हमेशा लेंथ के एक कम होगा। तो जितना लेंथ होगा उससे एक कम होगा। जैसे हमने देखा कि इसका इंडेक्सिंग कितना होगा, 0 1 2, जबकि इसका लेंथ कितना है, 3, तो हमेशा एक कम होगा। इसीलिए आपको यूज करना होता है, जब आप यूज करते हैं इंडेक्स और लेंथ में डिफरेंस। तो इंडेक्स क्या है, लास्ट इंडेक्स। अगर आपको बहुत लोग समझ लेते हैं कि लेंथ उसका लास्ट इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, बल्कि लेंथ क्या करता है, हमारे एलिमेंट को, टोटल एलिमेंट कितने वो रिटर्न करता है। जबकि लास्ट इंडेक्स निकालने के लिए हमें लेंथ -1 करना पड़ता है, जो इस फार्मूले से आपको निकाल सकते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी ने इनवैलिड इंडेक्स डाल दिया, जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग, और ये जो ए आर आर है इसमें वो इंडेक्स दिख ही नहीं रहा। जैसे मैंने 100 डाल दिया, अब 100 तो इंडेक्स है नहीं, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इसका आउटपुट, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये आपको अनडिफाइंड देगा। एरर क्यों नहीं आया, सबसे पॉइंट बात है कि एरर क्यों नहीं आया। अगर दूसरे लैंग्वेज में होता तो एरर आ जाता, यहाँ पर एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट कहता है इस इंडेक्स पर कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए अनडिफाइंड रिटर्न कर दिया। जहां पर कोई वैल्यू नहीं वहां अनडिफाइंड। हमने आपको बताया था कि जब मेमोरी एलोकेशन फेज होता है तो वहां पे जब हम वैल्यू, वो पहले वैल्यू को क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करने के टाइम पे सारे वैल्यू के अंदर अनडिफाइंड डाल देता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इस इंडेक्स पर कोई वैल्यू ही नहीं है। वो ये सोच के चलता है इस इंडेक्स पर कोई वैल्यू ही नहीं है। वो ये सोच के नहीं चलता कि array का साइज इतना ही है तो इसके बाहर जैसे आए मैं ओवरफ्लो एरर दे दूं, पर नहीं करता ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर है। जावा स्क्रिप्ट ये सोचता है कि इंडेक्स पर कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब इसको मैं लिखता हूँ, जावा स्क्रिप्ट क्या सोचता है, जावा स्क्रिप्ट सोचता है इस इंडेक्स पर कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है।
तो जावास्क्रिप्ट ये सोचता है कि इस इंडेक्स पर कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए वो एरर ना देके अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है? इस तरीके से आपने समझा? इस तरीके से आप तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट अरे का ये पार्ट वन था। इसके बाद हम दो और पार्ट इस पे बनाने वाले हैं जो धीरे धीरे इसके बाद ये मैंने बेसिक समझाया आपको। आपको जरूर ये बेसिक लगा होगा। ये जो मेमोरी एलोकेशन फेज था ये आपको थोड़ा अच्छे से और समझना है। हीप और ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे मैंने बताया आपको समझना है। इसके बाद हम अरे के बहुत सारे मेथड्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा जिसमें अरे के कुछ मेथड्स भी होंगे। उसके अलग अगले पार्ट में और भी एडवांस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो अरे को मैं 3 पार्ट्स में डिफाइन कर रहा हूँ, इसीलिए ताकि ये अच्छे से कवर कर सके। तो ये पार्ट 1 था। अगर आपको ये पार्ट 1 अच्छा लगा तो आप नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारा, जो मैं आगे अपलोड करूंगा। उसके बाद अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं अच्छा लगा है। और अगर आपको इससे कुछ भी आपको जोड़ा, 1 भी परसेंट अगर आपने सीखा होगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आगे और अच्छे लेक्चर बना सकें। ठीक है? तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।